ठीक है, उसके बाद ग्राफिकल मेथड आगे करवाऊंगी। पहला क्वेश्चन कौन सा था? ये वाला था, पी एक्स प्लस क्यू वाई। पी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू पी माइनस क्यू, एंड क्यू एक्स माइनस पी वाई इज इक्वल टू पी प्लस क्यू। यही था ना? चलो, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपने इसको किया होगा, मल्टीप्लाई दिस विथ क्यू एंड मल्टीप्लाई दिस विथ पी। यही किया है। तो यहाँ पे बन जाता है ये पी क्यू एक्स प्लस क्यू स्क्वायर वाई इज इक्वल टू पी क्यू माइनस क्यू स्क्वायर, राइट। और फिर हमारे पास आ जाएगा यहां से पी क्यू एक्स माइनस पी स्क्वायर वाई, पी स्क्वायर प्लस पी क्यू। यही आया सबका, ठीक है ना? अगर आपने ये मल्टीप्लिकेशन ठीक कर ली है और हमने आंसर लिखा है तो दैट मीन्स हमने आधा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। हमें आधी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से आ गई है। अब आपने पूरी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है, बिकॉज इन दोनों के साइन सेम है। तो हमने सब्ट्रैक्ट किया, ये खत्म हो गया। सो यहां से इट विल बी क्यू स्क्वायर बाय, माइनस साइन की जगह अब क्या होगा, प्लस साइन, प्लस पी स्क्वायर बाय। और यहां से देखो, ये प्लस पी क्यू था, माइनस पी क्यू था, ये कैंसल होना ही है। तो यहां से मेरे पास आ जाएगा माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। यही आया सबके पास? अगर आपका सेकंड स्टेप भी अगर ये है तो बिल्कुल ठीक है। अब आपने y कॉमन लिया, क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर लिखा, माइनस कॉमन लेकर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, जिसे हम माइनस कॉमन कहते हैं। ये समझ में आया सबको ना? देखो ये बेसिक्स है, अगर यहाँ पर कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज अभी क्लियर कर लो इन चीजों को, क्योंकि बाद में ना हम लोग कॉन्सेप्ट पे, कैलकुलेशंस पे फोकस नहीं करते, हम कॉन्सेप्ट पे करते हैं। आप बोलोगे मैम स्टेटमेंट हमें सॉल्व करो, ये चीज बार बार ना रिपीट नहीं होती और दिमाग में कंफ्यूजन रह जाती है। अगर आपको यहाँ इस चीज में प्रॉब्लम है तो अभी बताओ कि मैम ये कैसे होता है। माइनस कॉमन लेना कहते हैं इसको। नेक्स्ट टाइम मतलब मैं जैसे ये लिख रही हूँ ना, आगे मैं ऐसे लिख दूंगी कि ये y इक्वल टू -1 आ गया, मैंने -1 कॉमन लिया। समझ में आई? तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। ठीक हो गया? क्योंकि तब मेरा फोकस कैलकुलेशंस पे नहीं, कॉन्सेप्ट पे होगा, राइट। तो y की वैल्यू आ गई -1, पुट y एज -1। तो यहाँ पर पी एक्स माइनस क्यू इज इक्वल टू पी माइनस क्यू आ गया, माइनस माइनस कैंसल। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, एज 1। सो x इज 1, y इज -1। क्लियर हो गया सबको ये? ठीक है। इस क्वेश्चन को एक और वे से भी कर सकते हैं, इस पर स्टार मार्क कर लो। इसको एक और इजी वे भी है इसका, और वो क्वेश्चन बोर्ड पेपर्स में भी, आपके स्कूल एग्जाम्स में भी बहुत बार आ सकता है। रिपीटेड क्वेश्चन है, बोर्ड में लगातार 2 साल आया था, और इस साल भी आपके रीजन में नहीं, किसी और रीजन में क्वेश्चन था। ठीक हो गया? समझ में आ गया ना इतना? अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन, मैंने कौन सा दिया था, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, बी एक्स प्लस ए वाई इज 1 प्लस सी। जो सारे क्वेश्चंस मैं अभी आपको सॉल्व करवा रही हूँ विद एलिमिनेशन, ये सभी क्वेश्चन सॉल्व होते थे, एक मेथड हुआ करता था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसलिए बोल रही हूँ कि किसी ने आर डी शर्मा ओपन की पुरानी वाली भाई बहन की पढ़ी है, कुछ भी पढ़ा है, वहां पे ये मेथड आएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सबसे डरावना मेथड हुआ करता था ये आपके वाले चैप्टर का। इस चैप्टर का सबसे डरावना मतलब, क्वेश्चन में कहा ना कि रिवाइज करवाओ तो मैम ये करवा दो बार बार। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड था, सिर्फ फॉर्मूला लिखना है आपको, क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस ना, ये जो सब अभी करवा रहे हैं, ये हम हमेशा उस मेथड से किया करते थे। ठीक है। तो यहां पर इसको मल्टीप्लाई किया विद बी, इसको मल्टीप्लाई किया विद ए। तो ये मेरे पास बन जाता है ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू बी सी। ठीक है। और यहां पर ए बी एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए प्लस ए सी। ये सब्ट्रैक्ट किया, बिकॉज दोनों जो कोएफिशिएंट सेम किए, साइन सेम है। इसे बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, जहां पे हम कोएफिशिएंट्स को सेम करके उन्हें एलिमिनेट करते हैं, राइट। अगर हुआ तो मैं संडे क्लास ले लूंगी, बैकअप लगा लेंगे एक बार। ठीक है, पर रिकॉर्डिंग्स देखकर आना। मैं फटाफट से मतलब आधा घंटा 1 घंटा लगाकर जो भी कवर अप है ना, डाउट्स वगैरह, वो कवर कर दूंगी, और कुछ मैं क्लास में करवा दूंगी, जिससे आपको लगेगा कि हाँ समझ में आ गया जो भी डाउट्स हैं। ठीक है। तो यहाँ से y किसके इक्वल आता है, बी सी माइनस ए सी अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर ये आया तो बिल्कुल सही है, जिसपे डाउट होता है हाँ यही आंसर आएगा। अगर ये आया है
बिल्कुल ठीक है, यही आएगा। मैंने कहा था ना इसका अजीब सा आंसर आता है। मैम इसमें वाई इंटू बी माइनस ए बी प्लस ए लेके बी सी माइनस ए सी में से बिल्कुल सी ले ले, कॉमन लेके बी माइनस ए करके कट कर सकते आ जाओ, वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। तुमने आज से 2 साल पहले एक बच्चा था, उसको पूरी मेरी 9th और पूरी 10th लग गई थी एक चीज समझाने में, वो फिर भी वो गलती करता था। हैं। उनको मतलब टोटल कॉमन लेना पूरे। हाँ हाँ, मैंने कहा तुम तो करे हो उसके माई बाद मैथ्स माई रूल्स। वो क्या करता था कि अगर लिखा है ना 4+3/2, है ना, वो क्या करता था, कहता था ये कैंसिल हो गया, ये बन गया 2+3 5। करते हैं ये, नहीं करते ना, हाँ। इसको करना ही है ना तुम्हें, तो हम इसे स्प्लिट करना कहते हैं कि हमने न्यूमरेटर को स्प्लिट किया। पर आप इसमें डिनोमिनेटर से कंप्लीटली फ्री नहीं हुए, क्योंकि आपके पास ये तो लिख दिया, लेकिन यहाँ पे 3/2 फिर भी रहा। ठीक है, तो जो तुम कह रहे हो वहां से कॉमन बिल्कुल ले लो। और इसके आंसर को लिखा भी ऐसे ही हुआ है उसने ना, BC माइनस AC माइनस A, B² - A² कर दिया। यहां से C ले लिया, B - A और B² - A²। अगर आप उसको कैंसिल करना चाहते हो तो आप उसको दो फ्रैक्शंस में स्प्लिट कर दोगे। आप लिखोगे C B - A/B² - A²। -A, मैं सच में कह रही हूँ, अच्छी बात है पूछ ली, बिकॉज ये कंफ्यूजन होती है। ठीक है, अच्छा है पूछा है, आई एम नॉट सेइंग, पर हाँ ये गलती हमें करनी नहीं है। यहां से तुम स्प्लिट कर सकते हो तुम्हारे पास, पर जो तुम्हारा डिनोमिनेटर है ना वो कंप्लीटली खत्म नहीं होगा, वो किसी ना किसी में रहेगा। इसे बोलते हैं न्यूमरेटर को हमने स्प्लिट कर दिया। क्लियर होगी बात बच्चे सबको ये? ठीक है, तो y की वैल्यू अब निकाल ली है, इसके साथ हम x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू के लिए हम y की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो इट विल बी ax प्लस b, bc - a - ac, B² - A² एज c। तो इसको सॉल्व भी कर लें। ax विल बी c इंटू B² - A², यहाँ पे -B²C प्लस AB प्लस AC अपॉन B² - A। समझ में आ गया ना, इस फ्रैक्शन को माइनस किया, यहाँ पे B²C आता, माइनस ले लिया, -AB था प्लस AB ले लिया, -ABC था तो प्लस में हो। ठीक है, तो अब इसको अगर मैं सॉल्व ही करती हूँ, लेट मी डू इट। जितना अजीब क्वेश्चन आया ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, उतना ही आसान हो जाता, उसके मेथड को याद करना मुश्किल था। वो चलता था जैसे टेक्निकल मेथड नहीं होता, बस एक सोचना नहीं है, सिर्फ सिस्टम में वैल्यूज पुट की एंड देन यूल गेट द आंसर। तो एक्स की वैल्यू यहाँ थ्रू आउट ए कॉमन आ जाता है ना, मैंने इसे 1/a लिख दिया। ये आ जाएगा A²C माइनस में प्लस AB प्लस ABC अपॉन B² - A²। फिर मैंने यहाँ से ए कॉमन लिया, तो मेरे पास आ जाएगा B - AC प्लस BC अपॉन B² - A। समझ में आ गई बात है सबको? दिस इज द आंसर फॉर एक्स। ये अजीब सा आंसर ही आता है, बिल्कुल ठीक है। एक्स सबके पास क्या है? तूने एक्स भी तो वो ले लिया ना बेटा, इस वाले को पुट करेगा तो अलग आंसर आएगा ना। मैम वो ठीक मैंने कहा नहीं। हाँ हाँ, वो ठीक कर लेना। मतलब मुझे लगा आप कह रहे हो गलती क्या है इसमें। नहीं, हाँ गलत है वो। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन के लिए दिया। हाँ, sorry। चलो नेक्स्ट आते हैं। ये तो इजी है, ये दिया होगा उसके बाद। हाँ, लास्ट वाला मैंने कहा था मैं खुद करवाऊंगी। ठीक है, हो गया बच्चे सबका ये। नेक्स्ट करवाऊं। नेक्स्ट हमारे पास था x/a माइनस y/b या 0 एंड ax प्लस by इज इक्वल टू A² प्लस B²। ये एक बार करने से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, अगर आपको कुछ भी इनमें डाउट्स है तो प्लीज इनको बार बार रिवाइज करना होगा। आप नंबर्स के बाद अगर नंबर्स वाले क्वेश्चन करके बोर हो चुके हो ना, तो आप ये वाले क्वेश्चन उठा के ना इनको 10-10 बार कर लो। सीरियसली कह रही हूँ, अभी के टाइम पीरियड में ना यही करो कि बाद में ना इन पर ना फोकस हो, ये मतलब एक प्रैक्टिस करेंगे तो और समझ में आ जाएगा।
कि अगर पेपर के टाइम पर ये क्वेश्चन रिवाइज करना है तो आपने किए हुए हैं पहले, बस एक बार रिवाइज करना होगा। ठीक है। दूसरी चीज, बाय चांस पेपर में 3 नंबर का क्वेश्चन दिख गया तो देखकर वहां नहीं घबराओगे, पता है कि इसका मेथड क्या है, सॉल्व कैसे करना है। समझ में आ गई बात ये? राइट। तो यहां से अब मुझे एलसीएम ले लेना है, bx माइनस ay इक्वल टू 0। सो हेयर आई कैन गो फॉर सब्सटीट्यूशन एज वेल। x की वैल्यू ये पुट कर दूं। ठीक है। तो a इंटू ए वाई अपॉन बी, अगर नहीं किया हुआ मल्टीप्लाई कर रहे हो फेयर ले लो। ठीक है, मैं वही करवा देती। इसको मल्टीप्लाई किया a से पूरी इक्वेशन को, इसको मल्टीप्लाई किया b से। समझ में आ रहा है? नहीं? हाँ, थोड़ा थोड़ा ही आना चाहिए। ठीक है, थोड़ा थोड़ा भी आ रहा है तो ठीक है भाई। वो इसलिए थोड़ा थोड़ा है क्योंकि पिछला कुछ नहीं किया हो। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया। यहां से बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉमन आकर y आ जाएगा साथ में। ये समझ में आता है ना सबको? यहां से जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे b कॉमन ले लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ये कैंसल, y की वैल्यू क्या आ जाएगी? b। सो इफ y इज b, तो bx माइनस ए बी इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? ठीक है, फोर्थ है मेरे पास, समझ में आ गया। ए माइनस बी इंटू एक्स, है ना? ए इंटू बी प्लस एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी। ये 4 क्वेश्चन। ठीक है, हो गया बच्चे सब? अब आते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन जो एबी का है। अगर यही 4 क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो जो भी आपके एक्स्ट्रा ए बी के क्वेश्चंस होंगे, या जो भी कांस्टेंट नंबर्स जिसमें वेरिएबल्स होते हैं वैसे वाले क्वेश्चंस होंगे, वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। तो यहां पर दिया था ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पहले तो वैसे ही ए बी, ऊपर से जो सेकंड वाली इक्वेशन है उसमें ए प्लस बी एक्स प्लस वाई लिख दिया, है ना? इसमें डबल कंफ्यूजन दे दी। एक तो वैसे ही हमें एबीसी दिख रहा है, जो वैसे ही सच में कहती हूँ, मतलब क्वेश्चन को डिफिकल्ट करना है ना, उसी नंबर्स को आप एबीसी से रिप्लेस कर दो, आपको समझ में आना बंद हो जाएगा। ठीक है, मैथ्स जब तक नंबर्स में होती है तब तक अच्छे से समझ में आती है। जब ये थोड़ी सी थ्योरेटिकल पार्ट्स में जाती है ना, कि ये x बिलोंग्स टू दिस, x इज a, x इज b, देन a इज अ रियल नंबर, x इज नॉट रियल, ये सब ऐसा आना शुरू हो जाता है। मैथ्स सच में जब थ्योरेटिकल आता है तो मैथ समझ में आनी कम हो जाती है, और तभी वो मैथ मुश्किल लगती है। तो इसमें कहा क्या करना होता है हमें? हमें अपने x और y, मतलब मेरा जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन था वो ये था ना, a1x प्लस b1y, है ना? यहाँ पर x प्लस वाई इकट्ठा है, तो मुझे इसे सेपरेट करके पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा कि x का कोएफिशिएंट अलग, y का कोएफिशिएंट अलग। अब गलती क्या होती है, हम इसको ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं कि ax प्लस bx। मैं a प्लस b को एज वन कोएफिशिएंट देखकर, एज वन नंबर देखकर उसको x से मल्टीप्लाई करूंगी। ठीक है, तो पहली इक्वेशन तो एज इट इज लिख ली, a माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई, ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगी, a प्लस बी को x से मल्टीप्लाई करूंगी। अगर ये चीज समझ में आती है तो बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। कंप्लीट a प्लस बी को एक नंबर मानकर, मान लो मैंने p ले दिया, a प्लस बी एज p लिख दिया, तो आप p इंटू एक्स प्लस वाई कर दोगे तो ये px आ गया और py आ गया। तो एक आ जाएगा a प्लस बी एक्स, लिख लो a प्लस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर हमें क्या करना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, बिकॉज ये दो टर्म्स है इन द डिनोमिनेटर। ठीक है, इन द सॉरी इन द टर्म हियर, दो टर्म्स है, दोनों के साइन चेंज होंगे। अब ये a माइनस बी था a प्लस बी, लेकिन a प्लस बी वाई, a प्लस बी वाई, ये दो टर्म्स हो गई कैंसल। सो नाउ वी गेट a माइनस बी इंटू एक्स माइनस a प्लस बी इंटू एक्स।
यहां से ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ में आ गया? साइन चेंज किया हमने, तो यहां से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर नहीं हो रहा, सिर्फ ए स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, राइट। अब जब इसको ओपन करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा a माइनस बी माइनस ए माइनस बी। तो यहां पर ध्यान रखना क्या है कि ये माइनस साइन ब्रैकेट के अंदर है, दोनों के साइन चेंज होंगे। माइनस साइन ब्रैकेट से बाहर है, दोनों टर्म्स के साइन चेंज होंगे। मैंने ओवरऑल एक्स कॉमन ले लिया। नहीं समझ में आता तो ए एक्स माइनस बी एक्स लिख लो, यहां पर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स लिख लेना। समझ में आ गया? तो ए एन ए कैंसल, माइनस 2bx यहां पर, और यहां से आ जाएगा माइनस 2ab माइनस 2b स्क्वायर। क्लियर है सबको ये? है ना? अब यहां पर मैंने माइनस 2b कॉमन ले लिया, ले सकते हैं ना? तो मेरे पास आ जाएगा a प्लस बी, यहां से माइनस 2b ये गया, और यहां से माइनस बी गया, 2b गया, और b स्क्वायर से a, तो a प्लस बी आ गया। कॉमन निकालना आता है ना हमें? तो जो भी टर्म आप कॉमन निकाल रहे हो ना, उन सबको अपनी टर्म से हटा दो। आपके पास यहाँ पर a बचा, यहां से आपने 2 लिया, माइनस निकाल लिया तो प्लस आ गया, 2 ने चला गया, बी स्क्वायर थे, एक b निकाल लिया तो अकेला b रह गया, राइट। तो ये माइनस टू बी कैंसल, x की वैल्यू क्या आ गई? a प्लस। ठीक है इतना? नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन एनी वन ऑफ द इक्वेशंस, जो आपको पसंद है। मैंने फर्स्ट वाली में ही डाल दी। इफ आई पुट द वैल्यू ऑफ x, तो देखो ये आ जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। ये आता है ना? a माइनस बी ए प्लस बी क्या हो जाता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। सो ये ए स्क्वायर कैंसिल हो गया? नहीं, माइनस बी स्क्वायर भी कैंसिल होगा ना? हाँ, माइनस बी स्क्वायर भी कैंसिल होगा। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2ab अपॉन ए प्लस, ये भी आंसर ठीक है। x की वैल्यू इज a प्लस बी, y की वैल्यू इज 2ab अपॉन ए प्लस बी। क्लियर हो गया इतना? y इज 2ab अपॉन ए प्लस बी। क्लियर है इतना? ये 4 क्वेश्चन है, इन चारों को ही प्रैक्टिस कर लो। ये आपकी प्रीवियस एनसीईआरटी का पार्ट था, ठीक है। इन चारों को ही 3 या 4 बार तो सॉल्व कर लेना, और जब आप बिना किसी गलती के खुद सॉल्व कर सको, मतलब ये प्रैक्टिस हो चुके हैं। आपका जो फर्दर इस वीक में टेस्ट होगा, हो सकता है उनमें से एक क्वेश्चन ये भी हो, ठीक है। अभी जो टेस्ट होगा उसमें सिर्फ मेथड, इक्वेशन सॉल्विंग, कैलकुलेशन, उस पर फोकस होगा। फिर मैंने आपको इस क्लास में स्टार्ट करवाया था, नेक्स्ट था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यही था ना अपने पास, जिसमें मैंने आपको एक सिंपल इक्वेशन प्लॉट करवाई थी ग्राफ पे, है ना। फिर हमने सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को प्लॉट किया था। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दिया 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, और ऐसे मैं कुछ देती हूँ x प्लस 2y इक्वल टू 5। इन दो इक्वेशंस को ग्राफ पे प्लॉट करना है, ठीक है। तो कर लेंगे हम, चलो दोबारा से करते हैं इसको। इन दोनों इक्वेशंस को हमें ग्राफ, जिसे हम कहते हैं ग्राफिकली सॉल्व। तो 3 मेथड्स हो गए ना, बाय सब्स्टिट्यूशन, बाय एलिमिनेशन, या कहा जाएगा ग्राफिकली फाइंड द सॉल्यूशन। तो आपको ग्राफ ड्रॉ करके इसका सॉल्यूशन निकालना है, कॉमन पॉइंट निकालना है, ठीक है। तो यहां से x एंड y, पहली इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। तो इफ आई कीप वैल्यू ऑफ x एज 0, y की वैल्यू क्या आती है? 2। y को 0 रखा, x की वैल्यू क्या आती है? 3। और एक और हमने पॉइंट लिया था इसमें, आई टेक वैल्यू ऑफ x एज -6 या 6 ले लेते हैं।
y विल बी -2। ये तो इक्वेशन मुझे लगता है 2x + 3y क्लास में दी थी, है ना। अब जो x + y 2y = 5 है, आई टेक x एज 0। मैंने आपको कहा था कॉर्नर पॉइंट्स लेना, इंटीजर्स लेना। जैसे अब मैंने x को 0 लिया तो y 5/2 आ रहा है। यू कैन टेक दिस पॉइंट, ग्राफ पे शो करना भी आसान है, बट मैं हमेशा कोशिश करती हूँ आई टेक इंटीजर वैल्यूज। तो मैं क्या करती हूँ, आई टेक y एज 0, x विल बी 5, y एज 1, x विल बी 3, y एज 2, x विल बी 1। क्लियर हो गया। ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, 0 2 पॉइंट दिया आ गया, 3 0 इज दिस, 6 एंड -2। अगर आपने सही पॉइंट लिए हैं और उन्हें सही प्लॉट किया है, दो चीजें हैं, पॉइंट को सही लेना और उनको सही प्लॉट भी करना, तो हमेशा ये आपके कोलिनियर पॉइंट्स बनकर आएंगे। फिर आपने इस तीनों पॉइंट्स के साथ एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ कर देनी है, और इस लाइन को बताना है कि इस इक्वेशन से बनी है। 2x मतलब इस लाइन का नाम है, जैसे ए बी बी सी, तो इस लाइन का नाम इसकी इक्वेशन से होता है। और लाइन सेगमेंट मत बनाना, इट इज अ लाइन। समटाइम्स व्हाट वी डू इज, ये ए बी सी लिखा, है ना। हम यहां से मतलब देर आर टाइम्स जब इस तरह से लिख देते हो आप, ये कुछ इस तरह से आपने ड्रॉ कर दिया, ऐसे नहीं करना, ठीक है, बिकॉज ये लाइन है, लाइन सेगमेंट नहीं। तो यहां पर पॉइंट्स को नेम भी कर देना। ऐसे ही दूसरे पॉइंट्स मैंने डाले, 5,0 ये पॉइंट आ गया, 3,1 ये वाला पॉइंट आ गया, एंड 1,2 ये वाला पॉइंट हो गया। तो जब ये इंटरसेक्ट करेंगे, इट विल बी ऑन दिस साइड, ठीक है। तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए हम इनको ग्राफिकली सॉल्व, एल्जेब्रिकली सॉल्व कर लेते हैं कि इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकलता क्या है। 2x + 3y = 6, यहां से इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2x + 4y = 10। y -4 होगा, हाँ 4 होगा। तो यहाँ पे -5 = 4, यहाँ पे बना क्यों नहीं फिर, y as 4, ये आ गया 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे आना चाहिए, ये ना लाइन ठीक से नहीं मैंने ड्रॉ किया, इसको कुछ इस तरह से हल्का सा भी टिल्ट हुआ ना, लाइन आपकी टेढ़ी हो जाती है, समझ में आ गया। जिसे हम आगे जाके पढ़ेंगे ना, तो इसे स्लोप कहते हैं। लाइन एक प्रॉपर एंगल पे चल रही है, उसी एंगल पे मूव करनी चाहिए। तो कभी कभी क्या होता है, आपने इन तीन को ड्रॉ किया एंड देयर बीन टाइम्स स्केल के साथ नहीं होता, यहाँ पर ये हो रहा है विद द सिस्टम, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पे छोड़ा, फिर स्केल को उठा के दोबारा से करते थोड़ा बेंड आ जाता है, ठीक है। तो जब मैंने इसको ड्रॉ किया विद प्रॉपर उसी चीज को एक्सटेंड किया, तो यहाँ पर ये 4 पर ही कट कर, y की वैल्यू 4 ही आ रही। सो व्हेन आई टेक y एज 4, x इज इक्वल टू -3, देखो ये -3 और 4 पे पॉइंट आ गया, ठीक है। तो ग्राफिकली जैसे हमने सेकंड वाली लाइन भी लिखी थी, इसका भी नाम इसके साथ लिख देंगे, x + 2y = 5। क्लियर हो गया, x + 2y = 5। तो कभी भी ऐसा, मतलब ये सिर्फ एक कहने का वे होता है कि अगर कभी भी मुश्किल आती है ना, वहां वहां पे बैठे हो, पेपर में बैठे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा कि लाइन इंटरसेक्ट कहाँ कर रही है, इनको ग्राफिकली साइड पर एल्जेब्रिकली सॉल्व करके वो पॉइंट मार्क कर दो, कॉमन पॉइंट जो निकलेगा, और वहां पे इंटरसेक्ट करवा दो। समझ में आ गया ना, क्वेश्चन एक्यूरेट करना है हमें बिल्कुल। तो समटाइम्स ये फ्रैक्शंस में भी आता है, तो आप फ्रैक्शंस निकालकर अप्रोक्सीमेटली वो पॉइंट ले लो, कॉमन पॉइंट हो जाएगा, और वहां पर आपने इंटरसेक्ट करवा दिया।
क्लियर हो गया इतना? ठीक है, तो जब भी हमने सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व किया, राइट, और उनको ग्राफ पे प्लॉट किया, पहले तो एक इक्वेशन इट इज अ स्ट्रेट लाइन, ग्राफिकली इट इज अ स्ट्रेट लाइन, दो को प्लॉट किया, दो स्ट्रेट लाइंस बनी, एंड व्हेन वी से दे इंटरसेक्ट, यहां पर हमारे पास उनका सॉल्यूशन आया, जिसे मैंने कहा था कि यूनिक सॉल्यूशन है, और ग्राफिकली हमारे पास क्या बनती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, we get a unique solution and graphically we get intersecting lines, and this unique solution is basically the point of intersection, एक ऐसा point जो दोनों ही लाइंस पर कॉमन है, दोनों लाइंस इस पॉइंट से पास करती हैं, तो ये इसका हो गया यूनिक सॉल्यूशन। ठीक होगी बात ये, राइट? सो यूनिक सॉल्यूशंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अगर ग्राफ की बात करें तो हम बोलते हैं पॉइंट्स ऑन लाइन, और अगर हम एल्जेब्रिकली बात करें तो हम बोलते हैं सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। बात एक ही है, एक ग्राफ की टर्म्स में है, एक हमारे एल्जेब्रा की टर्म्स में, राइट? और फिर मैंने आपको बताया था, क्योंकि हमारे पास इसका आंसर आ गया, तो कल कोई आपको बोले कि मैंने 2 kg सेब और 3 kg ऑरेंजेस लिए एंड आई पेड 6, और कोई बोले आई पेड 1 kg ऑफ सेब एंड 1 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kgs ऑफ ऑरेंजेस एंड आई पेड 5, तो आपके पास एक्स एंड वाई की वैल्यू आई। मैं कंसिस्टेंटली नहीं बोल रही हूँ, आपके पास एक्स एंड वाई आया, आप समझ सकते हो कि उसने कितना कितना पे किया। समझ में आ गई? अगर मैं यहाँ पर इस सिस्टम से ही बात करती हूँ कि कल आपको कोई ऐसी इक्वेशंस देता है, आप सॉल्व करके एक्स और वाई की एक वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जब भी हमारे पास सॉल्यूशन आता है, उस सिस्टम को हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। दिस सिस्टम इज कंसिस्टेंट। ठीक है, ये वर्ड याद रखना, दिस इज अ कंसिस्टेंट सिस्टम। और मैंने आपको लास्ट क्लास में ये एक एक्सरसाइज करके दिखाया था, एक क्लास में प्रैक्टिकली एग्जांपल देकर, कि क्योंकि मैंने पहली इक्वेशन लिखी, दूसरी इक्वेशन इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि पहली क्या लिखी गई है। सॉल्यूशन निकालने के लिए मैंने ये नहीं सोचा कि दूसरी इक्वेशन क्या लिखूं कि आंसर आए, हमने इंडिपेंडेंटली दो इक्वेशंस लिखी और हमारे पास आंसर आ गया था। ठीक है, तो ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट। दिस सिस्टम इज इंडिपेंडेंट। क्लियर हो गया? ये वर्ड्स इसलिए जरूरी है क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में कहा जाएगा फॉर अ कंसिस्टेंट आंसर फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ द सिस्टम इज इंडिपेंडेंट, तो आपको समझ में आना चाहिए कि वो यूनिक सॉल्यूशन की बात कर रहा है। क्लियर हो गया? अब मैं आपको दूसरी इक्वेशंस देती हूँ, लिखो। समझ में आ गया इतना? अब आपको लिखना है 6x माइनस 3y प्लस इक्वल्स टू 10, 2x माइनस 5 इक्वल टू 9। इन्हें सॉल्व करके इसका आंसर निकालना। मैंने सेकंड वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया, चाहे एक्स को सेम करूं चाहे वाई को 3 से मल्टीप्लाई करना है, आपके पास क्या बनकर आता है, 6x माइनस 3y इक्वल टू 10, 6x माइनस 3y इक्वल टू 27। आपने दोनों तरफ से माइनस किया, ये किया ना, यहां पर ये 6x भी खत्म हो गया और यहां पर ये 3y भी खत्म हो गया, हमारे दो वेरिएबल्स दोनों ही एलिमिनेट हो जाते हैं। और यहां पर मतलब लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास आया 0, राइट हैंड साइड में आया -7, यही है ना? तो मेरे पास एक आया 0 और एक आया -7। अब इन्हीं को ग्राफ पे प्लॉट करके देखते हैं क्या बनकर आता है। ठीक है, ग्राफ पे प्लॉट करें, तो यहां पर जब आप सॉल्व करोगे 6x माइनस 3y इक्वल टू 10, x एंड y, टेक y एज -2, ये +6 हो जाएगा, -6 नहीं, इंटीजर पॉइंट्स चाहिए ना। चलो प्लॉट करो लो पॉइंट्स, ऐसे ही 2x माइनस वाई के लिए कोशिश करो इंटीजर पॉइंट्स, मैं भी ले रही हूँ। ठीक है,
So if I take, मुश्किल होगी यहाँ पे बिकॉज ये 10 है ना. Six. So if I take x as 6, तब भी नहीं होता. इसको प्लॉट करना सबसे मुश्किल काम है, अगर मुझे इंटीजर ही चाहिए. तो बेसिकली मैं क्या कह रही हूँ, 10 + 3y शुड बी डिविजिबल बाय 6. तो या तो ये बने 12, 2 भी नहीं बन सकता, या फिर मेरे पास आ जाए -12, तो ये -22. अच्छा, +6 -6 आए तो ये 4 बनना चाहिए, 2 भी नहीं होगा. इफ आई मेक इट 8, नहीं होगा. 24, 14, 30, 36, 42 बना सकते. सो इफ आई टेक y एज, लंबा नंबर जाएगा कौन सा, तो इसका इजी वाला लेते हैं. लिखो जो हमारा ग्राफ पे तो प्लॉट हो जाए, इसको एज इट इज लिखेंगे. ठीक है, तो इसका ले लो आप 6x - 3y = 9. लेट मी, या फिर वही बन जाए. ये क्या बन गया हमारे पास, 2x - y = 3 है ना. लिखो 2x - y = 3, और मैं ले रही हूँ आपके पास 4x - 2y = 8. ठीक है, तो इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे. अगर आप मल्टीप्लाई करके देखोगे तो फिर से वही हो रहा है कि इफ यू मल्टीप्लाई दिस विद 2, तो हमारे पास आ रहा है 4x - 2y = 6. यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो ये पूरी टर्म कैंसल, 0 = 2 आ गया. ठीक हो गया ना. एल्जेब्रिकली सॉल्व किया तो 0 = 2 फिर से हमारे पास आ गया. अब हम इसे ग्राफ पे प्लॉट करते हैं. तो हमने लिखा था 6x - 3y = नहीं, x माइनस क्या लिखा था, 2x - y बोलना =3, और दूसरा था 4x - 2y = 8. चलो अब इन्हें ग्राफ पे प्लॉट करेंगे. 2x - y = 3, x और y के साथ. सो इफ आई टेक x as 0, y will be -3, x as 1, y will be -1, x as 2, y will be equal to 1. ठीक है ना. पॉइंट्स आने आसान है, इसलिए इजी वाले पॉइंट्स ले रही हूँ, क्योंकि पेपर में भी थोड़े इजी वाले पॉइंट्स आते हैं जो ग्राफ पे ड्रॉ करने भी आसान हो. समझ में आ गया. ऐसे ही हम लेंगे 4x - 2y = 8. x एंड y को लिया. अगर मैं x को 0 लेती हूँ तो y कितना आ रहा है, -4. y को 0 लेती हूँ तो x कितना आता है, 2. ठीक है, एक और पॉइंट ले लेते हैं. इफ आई टेक x as 2, इफ आई टेक y as 2, लेट मी से y को 2 लिया तो 4 हो गया 12. x कितना आ जाएगा, ठीक है ना. और आराम से इनका ग्राफ ड्रॉ करो और देखते हैं कि ग्राफ पे क्या बनकर आता है. ये तो समझ में आ रहा है. x is 0, y is -3, x is 1, y is -1, x is 2, y is 1.
बिल्कुल एक लाइन की ड्रॉ करना, ये टिल्ट बनकर आ रहा है और ये सिस्टम में मैं ठीक नहीं कर पाऊंगी इसको, बिकॉज ये कुछ इस तरह से आना चाहिए, ये हल्का सा टिल्ट हुआ है ये। तो दिस इज 2x - y = 3। यहाँ पे पॉइंट्स के नेम भी लिख देना, 0 - 3, 1, -1 एंड 2, 1। अब आते हैं 0 एंड -4। So if I have 0 as -4, it will be here. Then 2, 0 will be here. And then 3, 2 will be here. ठीक है। तो अगर इसको हम ऐसे रफली ही ड्रॉ कर रहे हैं तो आपको क्या लग रहा है, क्या लाइंस बनकर आई है ये? पैरेलल लाइंस। ठीक है। तो जब भी हमारे पास ऐसी सिचुएशन आती है कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल वाली बिल्कुल ही कैंसिल हो गई और राइट हैंड साइड पे कोई नंबर है, मतलब ये आ रहा है 0 = सब नंबर के नॉट इक्वल टू 0, 0 = 17, 0 = -6। एल्जेब्रिकली हमारे पास क्या हुआ, हमारी लेफ्ट हैंड साइड बिल्कुल एक्स एंड वाई बिल्कुल खत्म हो गए, लेकिन राइट हैंड साइड में कोई नंबर है, ठीक है, 0 के अलावा। तो ग्राफ पर इट शोज पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस कौन सी होती है? जो कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। ठीक है। तो एल्जेब्रिकली मतलब उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ही नहीं, तो इसको हम बोलते हैं नो सॉल्यूशन। एल्जेब्रा में हम बोलेंगे इसका सॉल्यूशन नहीं है, कि कोई एक्स एंड वाई की ऐसी वैल्यू नहीं है जो दोनों ही इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर सके। एक्स एंड वाई का एक पेयर, कि एक एक्स की वैल्यू एक वाई की वैल्यू इकट्ठी लिख दी हमने एज अ पॉइंट, और दोनों ही इक्वेशंस में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बैलेंस करते हैं, ऐसा नहीं है। तो इसे हम बोलते हैं नो सॉल्यूशन। ग्राफिकली इट विल बी पैरेलल लाइंस बिकॉज पैरेलल लाइंस विल हैव नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देन क्योंकि सिस्टम नहीं आया, मतलब जो ये आपसे ऐसी कोई बात बोल रहा है ना, मतलब वो कुछ भी बात बोल रहा है, उसकी बातों में कंसिस्टेंसी नहीं है, जिसे हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। ठीक है। दिस इज इनकंसिस्टेंट, द सॉल्यूशन इज इनकंसिस्टेंट, क्योंकि सॉल्यूशन आ ही नहीं सकता। कोई आपको दो इक्वेशंस कह के कह रहा है कि नहीं एक्स एंड वाई जो वैल्यू निकालोगे ना वो प्राइसेस होंगे, आपका आंसर ही नहीं आ रहा, तो आप बोलोगे जो आप बोल रहे हो उसमें कोई लॉजिक नहीं है, आपकी बातों में कंसिस्टेंसी नहीं है, कि इसके अकॉर्डिंगली मैं किसी भी एक्स एंड वाई की वैल्यू पर नहीं पहुंच सकता। ठीक हो गया। तो दैट सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। अब क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूशन ही नहीं आया तो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट की बात ही नहीं है। समझ में आ गया? हम अगर राइट हैंड साइड भी 0 आ जाए, वो करते हैं हम नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा वही है। ठीक है। नेक्स्ट लिखो। जैसे कि हमारे पास आ गया 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0। आपने कहा पहली वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर, मतलब आप सिर्फ x को देखते हो y को इनिशियल डेज में, तो आपने जब 2 से मल्टीप्लाई किया, ये मेरे पास आया 18x, दूसरा आया 6x 6y, 12 × 2 कितना आया 24। जब यहाँ सब्ट्रैक्ट करने बैठे तो x y और ये 24 तीनों कैंसिल, 0 = 0। पता मैं क्यों करवा रही हूँ? बिकॉज लास्ट ईयर ना इन सम ऑफ रैंडमली किसी ने कहा था कि एल्जेब्रिकली अगर हमें ग्राफिकल लाइन, हमें पैरेलल लाइन शो करनी है तो हम कैसे करेंगे। तो आप दो इक्वेशंस लोगे, एक में कांस्टेंट टर्म नहीं कटेगी, तो आप कहोगे कि हमारी एक्स एंड वाई कट गई, कांस्टेंट टर्म नहीं कट गई, वो एल्जेब्रिकली प्रूफ होता है ऑफ ग्राफ ऑफ पैरेलल लाइंस। ठीक हो गया। तो 0 = 0 आ गया, विच इज ट्रू। ये ट्रू है ना, 0 तो इक्वल टू 0 होता है। तो जब ऐसे वाले सिस्टम को आप ग्राफ पे ड्रॉ करते हो, आप क्या रियलाइज करोगे? फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 9x + 3y = 12 लिया, +12 = -12 लिया है, आपने x को 0 रखा, y की वैल्यू क्या है -4। चेक करो क्या 0 और -4 आपकी सेकंड वाली इक्वेशन में भी आंसर आता है कि नहीं। इफ आई टेक x as 0
क्या y-4 यहां भी आ रहा है? चलो यहां पर ना रैंडमली मैं कोई भी ले सकती हूँ, ठीक है। यहां पर इफ आई टेक x एज 1, तो y कितना आ गया? ये -21 हो गया, है ना। तो y की वैल्यू -7 आ गई। तो सेम 1 और -7 यहाँ आएगा। 18 + 24 कितना होता है? 42। तो 6 7 जा 42। ठीक हो गया। एक और ले लेते हैं। इफ आई टेक y एज 0, मान लो मैंने y को 0 लिया, तो ये -12/9 है, -4/3। ठीक है। यहां पर भी इफ आई टेक y एज 0, तो -24/18 है। तो क्या -24/18 और -12/9 सेम है? -4/3, -4/3। मतलब जो भी मैं एक इक्वेशन में पॉइंट ले रही हूँ वो दूसरी इक्वेशन में भी आ रहा है। तो दोनों के लिए एक ही पॉइंट प्लॉट करूंगी, है ना। एक मैंने पॉइंट लिया 0, -4, ये आ गया मेरे पास। एक मैंने पॉइंट लिया 1, -7, सो 1, 1, -7, -4, -5, -6, ठीक है। तो जब मैं एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, दूसरी लाइन भी साथ के साथ ड्रॉ हो रही है। तो अगर मैंने एक लाइन ऐसे ड्रॉ की, आपको बोलूं कि दूसरी लाइन ड्रॉ करो, तो आप इसके ऊपर ही ड्रॉ कर दोगे। ठीक है। तो जब भी हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए, दोनों 0 आ जाए, इसे हम बोलते हैं algebraically infinitely many solutions. The given system has infinitely many solutions because दोनों लाइंस बहुत सारे पॉइंट्स पर, सभी पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। जो पहली लाइन के पॉइंट्स है वो दूसरी लाइन के भी हैं, तो उनमें बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स है इंटरसेक्शन के। इसे बोलते हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। और ग्राफिकली ये दिखाती है को इंसिडेंट लाइंस। को इंसिडेंट मतलब ओवरलैपिंग। ग्राफिकली इट विल शो ओवरलैपिंग लाइंस। अब क्योंकि सॉल्यूशन आता है, बहुत सारे सॉल्यूशंस है ना, कि कोई भी एक्स एंड वाई निकाल लो, बहुत सारे हैं, तो इसको भी बोलते हैं कंसिस्टेंट। ठीक है। अब बताओ ऐसे वाले सिस्टम को इंडिपेंडेंट बोलेंगे या डिपेंडेंट? मान लो मैंने अपने यहां पर एक इक्वेशन लिखी है, ठीक है। मैं बोलती हूँ आप कोई भी इक्वेशन लिखो किसी भी एक बच्चे को, पर मेरी वाली से मैच करनी चाहिए, उनके ओवरलैपिंग लाइन होनी चाहिए। मैंने एक इक्वेशन लिख दी यहाँ अपने पास, ठीक है। आपको नहीं पता मैंने क्या लिखी है, राइट। मैं किसी भी बच्चे को बोलती हूँ कि एक ऐसी इक्वेशन लिखो ताकि आपकी इक्वेशन और मेरी इक्वेशन ओवरलैपिंग लाइंस बने। तो आप क्या कहोगे? आपने क्या लिखा है मुझे वो बताओ, है ना। मैं रैंडमली कुछ भी लिखूंगी, होगा कि आपकी और मेरी मैच कर जाए। या कुछ आपने लिखा, मैं कहती हूँ मैं ऐसी इक्वेशन लिखूंगी, दैट मैजिशियन वाली ट्रिक की, नहीं, आई विल रीड योर माइंड एंड आई विल राइट एन इक्वेशन व्हिच विल गिव यू ओवरलैपिंग लाइंस। इज इट पॉसिबल? तो होती है ट्रिक्स एंड ट्रेड, पर हमारे पास अभी फिलहाल नहीं है। सो टू मैच माई इक्वेशन टू योर्स वी नीड टू हैव म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। नहीं मैम बता दो, उसके बाद हम लिख देंगे। यही करोगे ना मैम, बता दो आपने एक्स क्या लिया है, वाई क्या लिया है, आपने कांस्टेंट क्या लिखा है, उसके बाद आई कैन टेल। तो इसका मतलब माई आंसर डिपेंड्स ऑन योर आंसर एंड योर आंसर डिपेंड्स ऑन माई आंसर, एंड दैट इज वाई दिस सिस्टम इज डिपेंडेंट लाइन्स। इसको डिपेंडेंट लाइन्स बोल देते हैं। द वर्ड इज डिपेंडेंट, द गिवन सिस्टम इज डिपेंडेंट। कि पहली इक्वेशन दूसरी वाली पर डिपेंड करती है। आपने पहली वाली को 2 से मल्टीप्लाई किया, दूसरी लिख दी। जैसे यहाँ पर ये 9x था, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके मैंने 18x लिख दिया। मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगी, 27x + 9y = 36, वो लिख दूंगी। तो हमारी पहली वाली इक्वेशन पे दूसरी वाली इक्वेशन डिपेंड करती है जो लिखी है। दैट्स व्हाई द गिवन सिस्टम इज डिपेंडेंट इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। और क्योंकि सॉल्यूशन आ रहा है, देन दैट विल बी कंसिस्टेंट। ठीक है, ये सिस्टम क्या होगा? कंसिस्टेंट। इतना क्लियर हो गया सबको? ठीक है। अब ये तो हुआ जब हमने उसे ग्राफ और एल्जेब्रिकली देखा, है ना। हर बार तो ग्राफ ड्रॉ करने से रहे। तो सिर्फ कोएफिशिएंट्स को देखकर हमें बताना है कि ये सिस्टम सॉल्यूशन देगा यूनिक, या तो एक सॉल्यूशन आएंगे या बहुत सारे, इन बिटवीन कोई नंबर नहीं। तो अगर आपको कहे ना कि दो लाइंस दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है,
हमारे सॉल्यूशन दो आ रहे हैं, एक्स एंड वाई की दो वैल्यूज आ रही हैं, दो पेयर्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब वो नहीं है। ठीक है, आइदर देयर विल बी वन सॉल्यूशन और इट विल बी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, दे कैन नॉट बी टू, क्योंकि इसका एक एमसीक्यू आया हुआ है, इफ अ ग्राफ इंटरसेक्ट्स, मतलब ग्राफिकली दिस शोज लाइंस इंटरसेक्टिंग एट 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, वो हमने यूक्लिड्स में भी पढ़ा था। ठीक होगी बात ये, या तो वन या इनफाइनाइटली मेनी। तो अब हम लिखेंगे हाउ टू डिटर्मिन कंडीशन टू डिटर्मिन unique solution, no solution, infinitely many solutions. ठीक है, तो वी हैव a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। दो इक्वेशन लिखते हैं ना दोनों के हमने, क्योंकि x के कोएफिशिएंट को हमने a से शो करना है, तो मैंने a1 a2 a3 वो सब ले लिया, सो दैट वो x के कोएफिशिएंट्स ही हैं। b1 b2 b3 वो y के कोएफिशिएंट्स ही होंगे, और c1 c2 c3 कांस्टेंट टर्म्स। तो वी टॉक अबाउट टू इक्वेशंस। ठीक है, तो मुझे दिखाना है कि इनमें यूनिक सॉल्यूशन आएगा, ये एल्जेब्रिकली हमें देखना है। बेसिकली हो क्या रहा था कि मैंने आपकी फर्स्ट वाली इक्वेशन को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया 2 3 4 से, एक वेरिएबल सेम हो गया, दूसरा सेम नहीं हुआ, एक कोएफिशिएंट सेम हुआ, दूसरा सेम नहीं हुआ, मैंने माइनस करके वो रहता है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड भी कुछ ना कुछ रहती है। तो यहाँ पे होता क्या है, यूनिक सॉल्यूशन के लिए इनकी आपस की रेशियो जो होती है ना वो सेम नहीं होती, कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। कांस्टेंट के साथ भी लिख लेते हैं, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एक महीने बाद आप कहोगे a1 और a1 a2 b1 b2 की रेशियो सेम नहीं होनी चाहिए, तो हमेशा हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन आएगा। घर जाके चेक करना, जितने भी आपने क्वेश्चंस में आंसर निकाला है एक्स एंड वाई, उनमें दोनों ही कोएफिशिएंट सेम रेशियो में नहीं थे। याद है मैंने लिखा था 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, तो अगर मैं 4x लिख रही थी, यहाँ पे मैंने 6 नहीं लिखा था, यहाँ मैंने 5y लिख दिया था, यहाँ पे मैं सेम नंबर से मल्टीप्लाई नहीं कर रही। ठीक है, सो दैट मीन्स a1 अपॉन a2, ये अब इंपॉर्टेंट चीज है, ये एमसीक्यूज में भी आता है, और ये लास्ट ईयर हमारे फुल फ्लेजेडली 3 मार्क्स में भी आया था। लास्ट ईयर मतलब 24 का बोर्ड, 25 के बोर्ड पेपर में अलग चीज आई। ठीक है, तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए आपके एक्स एंड वाई की रेशियोज के कोएफिशिएंट्स की रेशियो सेम नहीं होगी। ठीक है, अब आते हैं नो सॉल्यूशन, मतलब पैरेलल लाइंस बनकर आनी है। तो जो आपकी एक्स एंड वाई की रेशियो है वो कांस्टेंट के साथ नहीं मैच करेगी, तभी कांस्टेंट टर्म कैंसिल नहीं हुई, एक्स एंड वाई कैंसिल हो गए, कांस्टेंट कैंसिल नहीं हुए। मतलब अगर मैंने लिखा था 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, इसको डिवाइड बाय 2 किया, तो मुझे तो 2x माइनस वाई प्लस 5 लिखना चाहिए था, तो यहां पर मैंने 5 की जगह क्या लिख दिया, कोई भी नंबर 5 ना हो, बस 9 लिख दिया। तभी आपके पास लेफ्ट हैंड साइड तो कैंसिल हो गई, राइट हैंड साइड में कांस्टेंट नंबर एक रहा। ठीक हो गया, तो इसमें जरूरी चीज क्या है कि a1 a2 की रेशियो, a1 a2 b1 b2 की रेशियो सेम है, लेकिन वो कांस्टेंट्स के इक्वल नहीं है। अब तीसरा केस लेकर चलते हैं, व्हेन वी हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, सब कुछ कैंसिल हो गया, तो क्या लग रहा है अब आपको, तीनों के तीनों टर्म्स कैंसिल हो जाती हैं उसमें, तो तीनों की रेशियोज क्या है, सी, a1 upon a2 equals to b1 upon b2 equals to c1 upon c2। दिस इज द कंडीशन एल्जेब्रिकली देखने के लिए, कि यहाँ पर ग्राफ नहीं ड्रॉ करना पड़े हमें, सिर्फ इक्वेशंस को देखा और हमने कहा जी नहीं जी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, या फिर हमने सिर्फ कोएफिशिएंट्स को देखा और मैंने कहा सॉल्यूशन नहीं आएगा, राइट, कोई मुझे कुछ बोल रहा है, सिर्फ उसकी इक्वेशंस को सुना और मैंने बता दिया नहीं तुम्हारी बात सही नहीं है, इनकंसिस्टेंट है। समझ में आ गया, ऐसे यूनिक सॉल्यूशन a1 by a2
इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, तीनों ही आपस में सेम नहीं होती, जरूरी चीज होती है इन दोनों का आपस में सेम ना हो। ठीक है, तो कभी अगर इनकी 1/2 आ गई और यहाँ पे 3/4 आ रही है और यहाँ भी 1/2 आ रही है, तो मत कहना यूनिक सॉल्यूशन है, नहीं होगा। हो सकता है, मेन है इन दोनों को सेम नहीं, कांस्टेंट टर्म सेम हो सकती है रेशियो में, किसी भी एक से, दोनों से नहीं। क्लियर हो गया? तो इस चीज को एक्सेप्शन में लेना। हाँ, शुरू शुरू में आपको कहेंगे कि C1 C2 भी लिखना है आपने, लेकिन वो मैटर नहीं करेगा, मेन हमारे एक्स एंड वाई के कोएफिशिएंट्स ही हैं। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, ये चीज आज रिवाइज करके आनी है, जितने भी क्वेश्चंस दिए थे रिवाइज करने हैं। कल अपनी बुक्स लेकर आना है एनसीईआरटी साथ में सब, क्योंकि हम एनसीईआरटी से अब स्टार्ट करें। ठीक है, अब आपके पास प्रॉपर, क्योंकि इन चीजों के बाद ना आप एनसीईआरटी पूरी अच्छे से एक वन बाय वन क्वेश्चन और स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स भी कर सकते हो, जैसे एनसीईआरटी में भी दिया होगा। राइट, और एक चीज और मैं कहूंगी, आपके ना एनसीईआरटी में पुरानी वाली में अभी रैशनलाइज सिलेबस पे काफी सिलेबस कट हुआ है, तो कुछ इक्वेशंस होंगे या कुछ क्वेश्चंस होंगे मैं आपको एक्स्ट्रा लिखवाऊंगी एनसीईआरटी के, जो करने बहुत जरूरी है, पेपर पे वो आते हैं। ठीक है,